Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you are new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2012 में आई हुई हॉरर मूवी ग्रेव इनकाउंटर के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसका पार्ट 1 मैंने परसों ही एक्सप्लेन करा है और उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूँगी, तो आप इसको देखने से पहले उसको ज़रूर देख लेना, तभी आपको ये मूवी का पार्ट समझ में आएगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.1 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 20% फ्रेश है। इस वाले मूवी में एक नया ग्रुप है एक्सप्लोरर्स का जो कॉलिंगवुड हॉस्पिटल में जाता है, क्योंकि उनको जानना होता है कि एक्चुअली में पहले वाले मूवी के जो क्रू हैं उनके साथ क्या हुआ। अब ग्रेव इनकाउंटर 2 क्लियर कट बता देती हूँ, तो स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा मेटा अप्रोच लेता है एंड जो सुपरनैचुरल चीज़ है पहली मूवी में जो दिखाया जाता है उसको ही और ज़्यादा एक्सपैंड करता है। ऑल्सो जो एक अकेला सर्वाइवर बचा हुआ होता है लैंस, उसका क्या हुआ उसका भी हमको इस पार्ट में मालूम चलता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है मेटा अप्रोच के बारे में, जहां वो रियलिटी और फिक्शन को साथ में ट्विस्ट करता है, और ये चीज़ ना आप पहले वाले पार्ट में भी कुछ एक्सटेंट तक देख सकते हो। जो एक फेक रियलिटी शो का भी नाम होता है जिसमें वो जो गुम हुए हुए क्रू वाले हैं वो उसका पार्ट होते हैं। जैसे कि हमको पहली वाली मूवी से मालूम चलता है कि जहां वो प्रोड्यूसर ने बोला था कि वो जो मूवी बनाई गई है वो रियल फाउंड फुटेज फिल्म पे बनाई गई है जो लैंस और बाकी गुम हो जाने वालों ने शूट करा था वहां पे। तो उस मूवी को एक तरह से हम सच्ची डॉक्यूमेंट्री की तरह भी ले सकते हैं, जहाँ जो सारी चीजें सही में हुई थी उनके साथ वो दिखाया गया था। मगर इस सीक्वल में जो प्रोड्यूसर है वो अपनी कहानी को एकदम ही बदल देता है और बोलता है कि वो सारी चीज एक्चुअली में फेक है। तो मतलब ग्रेव इनकाउंटर 2 की दुनिया में अगर देखा जाए तो ग्रेव इनकाउंटर्स जो है वो खाली एक मूवी ही है, ना कि वो सच्चाई दिखाई गई है जो वहाँ पे फिर हुआ था। या फिर ये भी हो सकता है कि वो जो प्रोड्यूसर है वो चाहता हो कि हम लोग ऐसा सोचें। इसी आइडिया को लेके ये मूवी शुरू होती है, जहाँ हमको अलग अलग यूट्यूबर्स को दिखाया जाता है अपना ओपिनियन देते हुए उस मूवी के लिए। और एक बच्चा एलेक्स एक्चुअली में उस मूवी का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं होता है और वो अपने व्यूअर्स को बोलता है कि ये मूवी को पास कर देना चाहिए, और ये भी कि उसको सिर्फ 1 स्टार की रेटिंग देता है। असल में क्या है कि एलेक्स का फिल्म मेकर बनने का बहुत ही बड़ा वाला फैसिनेशन है, एंड ऐसा वैसा फिल्म मेकर नहीं, उसको बेस्ट वाला एकदम बनना है, एक ऐसा जीनियस जो पूरे हॉरर जॉनरा को दोबारा से रीइन्वेंट करेगा, ऐसा वाला। अगर आप इसको ऑलरेडी हेट करने लगे हो देन टू बैड, क्योंकि ये हमारे मूवी का मेन प्रोटैगनिस्ट है, मतलब कि जो लीड है वो है, तो आपको इसकी आदत डाल लेनी होगी। मूवी के पहले पार्ट में जो भूत वाला सब चीज़ है वो थोड़ा कम दिखाया जाता है और काफ़ी सारे समय तक हमको सिर्फ एलेक्स का कॉलेज लाइफ देखने को मिलता है, जहां उसका रूममेट ट्रेवर उसको पकड़ता है कुछ ऐसा चीज़ करते हुए कि उसके बाद उसको काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग सा कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है अपने कॉलेज के हैलोवीन पार्टी के लिए, और ड्रंक हो जाने के बाद उसकी काफ़ी सारी एम्बैरेसिंग फोटोज तक फेसबुक पे शेयर हो जाती हैं। एक दिन वो अपने ग्रेव इनकाउंटर्स वाले रिव्यू वाले वीडियो के कमेंट्स को देख रहा होता है और उसको एक काफ़ी अजीब वीडियो का इस्तेमाल करते हुए रिस्पॉन्स आता है जिसका यूज़र नेम होता है डेथ अवेट्स उसके साइट से। वीडियो में हमको लैंस दिखाई देता है जो पहली वाली मूवी का फाइनल सर्वाइवर होता है, जिसको हम लास्ट में आखिर में लेबोटमी के बाद देखते हैं उस हॉस्पिटल के इविल स्पिरिट्स ने जो उसके साथ करा हुआ होता है। बट एक सेकेंड, ग्रेव इनकाउंटर्स तो सिर्फ एक मूवी ही थी ना, जो नॉर्मल सेंस में मूवी होती है वो, और कोई रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री पे बेस्ड तो वो थी नहीं। तो इस वीडियो को देखने के बाद ना एलेक्स और भी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है। वो असली हॉस्पिटल को ढूंढता है जहां वो मूवी फिल्म हुई थी, और उसको मालूम चलता है कि वो जो डॉक्टर है और उसके द्वारा जो किए हुए लेबोटमी और एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सब रियल में हुए हैं। इसके बाद वो अपने दोस्त ट्रेवर और उसकी क्रश जेनिफर को दोबारा से पहली वाली मूवी को दिखाता है। बाद में मूवी देखने के बाद उन दोनों को वो मूवी एकदम बकवास लगती है और पक्की तरह से फेक भी, मगर एलेक्स और भी ज़्यादा बिलीव करने लगता है कि वो मूवी की जो कहानी है वो सच्ची है, और अपने चैनल पे एक और वीडियो बनाता है जहां वो उन लोगों को रीच आउट करता है जो उस मूवी में इन्वॉल्व थे, क्योंकि उसको अभी भी उनसे कुछ सवाल के जवाब चाहिए। बाद में उसको एक नया रिस्पॉन्स भी मिलता है डेथ अवेट से, जिसमें एक फ़ोटो होती है शॉन रॉजरसन की, एक एक्टर जिसने लैंस का कैरेक्टर निभाया था ग्रेव इनकाउंटर्स में असल जिंदगी वाला। ये सारी चीज़ ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रही है, तो हम उसको ना लैंस के नाम से ही आगे बोलेंगे। उस फोटो में एक फ़ोन नंबर भी अटैच्ड होता है जिससे वो लोग उसकी माँ के घर तक पहुँचते हैं। शुरुआत में लगता है कि उसकी माँ के पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगा इम्पोर्टेंट अपने बेटे को लेके कि वो कहाँ है एंड ऑल दैट, मगर आगे मालूम चलता है हमें कि एक्चुअली में उसकी माँ को डिमेंशिया है। स्टिल एलेक्स प्रूफ ढूंढ के ही मानने वाला है, तो वो लॉस एंजलिस के लिए निकल जाता है जेरी हैटफील्ड को ढूंढने।
वो जो प्रोड्यूसर होता है ग्रेव एनकाउंटर्स का, उसको। एलेक्स प्रोडक्शन असिस्टेंट होने का नाटक करता है और उसको वो सेट पे मिलता है। शुरुआत में जेरी उससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है और उसको सेट पर से भगा देता है, मगर बाद में अगले दिन के लिए वो एक मीटिंग को सेट करता है, मगर उसका कंडीशन है कि वहाँ पे मीटिंग के दौरान कोई भी कैमराज नहीं होंगे। तो ऑब्वियसली एलेक्स अपने साथ एक हिडन कैमरा लाता है मीटिंग में और जेरी एडमिट करता है कि मूवी सच्ची है। आगे बोलता है कि जब उसने वो टेप्स को देखा था तो वो बहुत ही ज्यादा डर गया था, मगर उसकी कंपनी बैंकरप्ट होने के पॉइंट पे थी और उसको वो फुटेज देख के अपनी कंपनी को बचाने का अपॉर्चुनिटी दिखा, तो उसने उसको एक मूवी में कन्वर्ट कर दिया। आगे वो अपने प्लान को लेके और भी डिटेल देता है और एक मोमेंट पे आके वो हमको भाइयों को मिलाता है जिसको उसने कहा था कि वो उसके इंटर्न्स हैं। ये वही होते हैं जिनको उसने ड्रामा करने को बोला था कि वो लोग मूवी के डायरेक्टर्स हैं। और अगर आपको नहीं याद है तो ये वही दोनों भाई हैं जिसने असल में डायरेक्ट करा होता है ग्रेव एनकाउंटर्स को और दूसरे वाले का स्क्रिप्ट लिखा होता है। तो अब तो सामने आ जाता है कि वो असल में उसके इंटर्न्स हैं उस प्रोड्यूसर जेरी के, और ये सारी चीज ना काफी ज्यादा अजीब है और फनी भी। एलेक्स आगे पूछता है कि जेरी उस सब चीज से कैसे बचा हुआ है और जेरी बोलता है कि वो उस चीज से ऑलरेडी बच चुका है और कोई प्रूफ भी नहीं है और उसको भी कोई बिलीव नहीं करेगा। बाद में जब एलेक्स अपने दोस्तों को जेरी के अंडरकवर वाला जो कन्फेशन है वो दिखाता है तो उसके वो दोनों दोस्त भी इस बात से अग्री करते हैं कि बिना प्रूफ के कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। इसके बाद एलेक्स को आइडिया आता है कि वो एक नई मूवी बनाएगा जो आधी हॉरर होगी और आधी डॉक्यूमेंट्री। वो लोग कॉलिंगवुड हॉस्पिटल खुद जाएंगे और वहाँ हर चीज को रिकॉर्ड करेंगे सच्चाई जानने के लिए और एक मस्ती मूवी बना के लाएंगे। वो अपने दोस्त टेसा और जेरेड को भी साथ कनाडा चलने के लिए बोलता है और वो लोग निकल जाते हैं कॉलिंगवुड हॉस्पिटल के लिए, जहाँ लैंस और उसकी क्रू को आखिरी बार देखा गया था। वहां पहुंच के उनको अंदर जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होती है क्योंकि वहां उनका एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, बट वो उससे बच के किसी तरह से अंदर जाते हैं उसी दरवाजे के थ्रू जहां पे डेथ अवेट्स लिखा हुआ होता है। अब अंदर आके वो लोग सेम पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट्स पे नाइट विजन कैमरास लगाते हैं और बिल्डिंग के नीचे जाने वाले टनल्स में भी जहाँ लैंस आखिरी बार दिखाई दिया था वो लोग उस कमरे में भी जाते हैं जहाँ पे टीसी गायब हुआ था और कुछ ईवीपी रिकॉर्ड करते हैं, ये सोच के क्या पता वो लोग शायद उससे कांटेक्ट कर सकें, मगर ऐसा नहीं होता। वो लोग एक और काम अच्छा करते हैं कि वो लोग अपने रास्ते में जाते हुए हर जगह चमकने वाले ग्लो स्टिक्स को लगाते हुए जाते हैं जिससे कि वो लोग अपना रास्ता भूले नहीं, और उनके पास एयर हॉर्न्स भी होता है जो वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो लोग अलग अलग हो जाएं एक दूसरे से, तो अपना लोकेशन एक्चुअली उसको बजा के बता सकते हैं दूसरे इंसान को। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज तो उनके पास ये है कि उनके पास एक हाईटेक थर्मल कैमरा है, जिसमें फनी पार्ट ये है कि उन्होंने ट्रेवर को फार्ट करते हुए तक देखा था। घंटों बीत जाते हैं उनको उसी लोकेशन पे डेथ अवेट्स का इंतजार करते हुए, और उनको रैंडमली कुछ न्यूज़पेपर के नीचे एक स्पिरिट बोर्ड पड़ा हुआ मिलता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग उसका इस्तेमाल करेंगे हॉस्पिटल के स्पिरिट से कम्युनिकेट करने के लिए। एलेक्स एक नाम को पूछता है और बोर्ड स्पेल आउट करता है डेथ अवेट्स। मतलब डेथ अवेट्स असल में कोई इंसान नहीं है बल्कि कोई स्पिरिट है जिसने उनको वहां आने के लिए ल्योर करा है। और हाँ, गोस्ट यूट्यूब पे वीडियो का रिस्पॉन्स भी आजकल भेज सकते हैं, मगर उनके पास गोस्ट के मैसेज से बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनका जो प्लानचेट है वो अचानक से फेंकाता है, जिसके बाद वहाँ के टेबल और कुर्सियाँ भी इधर उधर उड़ने लगती हैं और अपने आप को रूम की एक तरफ से दूसरी तरफ फेंकती हैं। मतलब भले ही मूवी शुरुआत में फेक होने का आइडिया से जरूर खेलती है, मगर जो भूत हैं वहाँ पे वो तो असली हैं। और अब एलेक्स और बाकी जो लोग हैं उसके साथ वो सब इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। वो लोग एक कमरे में कुछ समय तक छुपे हुए होते हैं जब सिक्योरिटी गार्ड को वो लोग वहाँ मिलते हैं, जो उनको बोलता है कि उनको वहाँ प्रॉपर्टी में नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और उनको अरेस्ट करने का सोचता है कि तभी उसको काफी अजीब सी आवाज आती है ऊपर से और वो अकेले ही चला जाता है उसको चेक करने के लिए, बाकियों को वार्निंग देते हुए कि वो लोग जहाँ हैं वहीं पे रहेंगे। उनको पास में गोली चलाने की आवाज आती है और वो लोग उसके पीछे भागते हैं, और जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं आवाज के पीछे बेसिकली, तो वहाँ उनको वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिलता, मतलब कि वो वहाँ से गायब हो चुका होता है। अब सारे लोग काफी ज्यादा डर चुके होते हैं और अपना सारे इक्विपमेंट को कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, इसके पहले कि कुछ और अजीब चीज वहाँ होने लगे।
एक पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट में जेरेड कैमरा लेने के लिए जाता है, जहां उसको खिड़की जो उसके पीछे होती है वो अपने आप ही खुल जाती है और ये चीज हमने पहली वाली मूवी में भी होते हुए देखी थी। मगर इस बार वो खिड़की सिर्फ खुलती नहीं है बल्कि कोई चीज जेरेड को उठा के खिड़की से बाहर ही फेंक देती है एंड मोस्ट लाइकली ऐसा होने की वजह से वो मारा जाता है। जो बाकी सारे वहां आते हैं और कैमरा में जेरेड के साथ क्या हुआ है वो फुटेज देखते हैं तो वो लोग और ज्यादा वहां से जाने के लिए एकदम तैयार होते हैं। वो लोग जब वहां पहुंचते हैं जहां उन्होंने बिल्डिंग के फ्रंट वाले एंट्रेंस को होना चाहिए था वहां पे, तो वहां केवल एक सॉलिड सी दीवार होती है और कुछ भी नहीं। अगर आपको याद हो तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हॉस्पिटल फिजिकली अपने आप को बदलता रहता है जिससे कि एलेक्स और उसके दोस्त अंदर ही फंसे रहें। जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि एक बार कॉलिंगवुड के अंदर कोई आ गया तो दो ही तरीके से वो बाहर जा सकता है, लेबोटमी या फिर डेथ। वो लोग मैप को फॉलो करते हुए जाते हैं और अपने आप को चिल्ड्रंस वार्ड के अंदर पाते हैं जहाँ खिलौने और अजीब से डॉल हर जगह पड़े हुए होते हैं। वो लोग मुड़ते हैं और उनको एक बच्ची अपने बाल कंघी करते हुए बेड के पास खड़े हुए दिखाई देती है, जो उनसे पूछती है कि क्या वो लोग उसके साथ खेलेंगे। मगर उसके फेस एकदम डिमोनिक जैसा चेंज हो जाता है, बाकी स्पिरिट्स का जैसे हमने होते हुए देखा था पहली वाली मूवी में। और वो लोग वहां से उसको छोड़ के हॉल के थ्रू भाग जाते हैं और वो उसको उसके पीछे भागते भागते उनको दौड़ाने लगती है। दीवारों ने ऑलरेडी अपना पोजीशन बदल लिया होता है दोबारा और टेसा अलग हो जाती है और वो अपने आप को एक अंधेरे रास्ते में बिना किसी लाइट या किसी चीज़ के अकेले अपने आप को पाती है और उसको कोई अटैक कर देता है। वो उस चीज़ से वापस लड़ती तो ज़रूर है मगर वो चीज़ उसको मार डालती है और उसकी बॉडी को घसीटते हुए ले जाती है। बाकी सारे अपना रास्ता बनाते हैं और उनको सिक्योरिटी गार्ड टेबल पे बंधा हुआ मिलता है जिसको खतरनाक तरीके से इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी मिल रही होती है। वो लोग उसका मशीन बंद करते हैं मगर वो मशीन वापस से अपने आप ही चल जाती है और पहले से भी ज़्यादा भयानक तरीके के इंटेंसिटी से वो ऑन होती है, इतनी ज़्यादा कि उसकी बॉडी में आग लग जाता है। बाकी सब अपने बाहर का रास्ता ढूंढने लग जाते हैं और उनको एक खिड़की मिलती है जिसपे जो ग्रिल्स होते हैं वो थोड़े लूज हो रहे होते हैं, तो वो लोग उसको और ढीला कर पाते हैं। मगर तभी एक लंबी सी शक्ल वाला कोई चीज़ ट्रेवर को पकड़ लेता है और उसको दौड़ाता है। एंट्रेंस पे वो उनको जस्ट पीछे दिखाई देता है मगर फ्रंट दरवाजे के बैरियर की वजह से वो एकदम से राख में बदल जाता है। मतलब वो जो स्पिरिट लोग हैं वो लोग हॉस्पिटल के अंदर फंसे हुए हैं और बिल्डिंग के पैरामीटर के आगे वो लोग नहीं जा सकते। मगर एक सेकेंड, ये लोग बाहर बिल्डिंग की एक तरह से आ गए हैं। वो लोग अपने वैन को लेके वापस अपने होटल जाते हैं अपना सामान पैक करने के लिए। उसके बाद वो लोग एक लिफ्ट के अंदर जाते हैं जिसका दरवाज़ा बंद होते समय हमें एक बड़ी अजीब से क्रीपी तरीके से देखने वाली मेड उनको क्रीपी तरह से देखती हुई नजर आती है। और फिर से जैसे ही वो लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तो वो लोग अपने आप को हॉस्पिटल के नीचे वाले टनल्स में पाते हैं। तो मतलब वो लोग वहां से कभी बाहर गए ही नहीं थे। ऑल्सो वो जो उनको भागने वाला जो हमने पूरा सीक्वेंस देखा था वैन वाला एंड ऑल, वो सारा चीज एक्चुअली स्पिरिट्स उनके साथ मजाक कर रहा था और ये दिखाना चाह रहा होगा कि वहां से भागने की कोशिश करना काफी ज्यादा बेकार है। थोड़ा सा और वो लोग टनल्स में आगे बढ़ते हैं जहां उनको फॉग मिलता है और वो वैसा ही फॉग होता है जिसने साशा को भी गायब करा था पार्ट 1 में, जब वो और लैंस वहां टनल्स में अकेले फंसे हुए थे। अचानक से लंबे बाल वाला आदमी भागता हुआ आता है उनके तरफ और उनको एयर वेंट्स में एस्केप कराता है। ये और कोई नहीं, लैंस है जो अभी तक हॉस्पिटल में जिंदा है और उसकी हालत देख के लग रहा है कि वो वहाँ काफी समय से है और इस समय तक उसने अपने पूरे मानसिक संतुलन को भी खो दिया है। हमको उसके पास अभी भी वो वाला डंडा दिखाई देता है जो उसने उस समय लिफ्ट खोलने के लिए बेड पर से निकाला था पार्ट 1 में। उसको लगता है कि वो वहाँ कुछ महीनों से ही फंसा हुआ है, जिसके हिसाब से समय वहाँ पे अलग ही चलता है हॉस्पिटल में बाहर के हिसाब से, क्योंकि हॉस्पिटल का समय खुद को बेंड कर सकता है। मगर एक्चुअली में उसको वहाँ 9 साल हो गए थे। बेचारा चूहे खा के अपने आप को किसी तरह से जिंदा रखा हुआ था, मगर इतने समय तक वहाँ फंसे होने की वजह से उसको अब अच्छा खासा आइडिया भी हो गया था वहाँ के हॉस्पिटल का असल में कि वो कैसे काम करता है। उसने सारा टाइम भी नोट करा हुआ होता है जब वहाँ की दीवार अपने पोजीशंस को बदलती हैं, जिसकी वजह से उसने पूरे हॉस्पिटल का मैप बना लिया होता है और उस जगह को वो कहता है कि वो एक शहर से भी बड़ा है, मगर वहाँ पैटर्न्स हैं जिसको फॉलो करना होता है
और उसने उस बिल्डिंग के सारे दरवाजों को भी अच्छे से एक्सप्लोर करा हुआ होता है, सिर्फ एक को छोड़ के, जो एक लाल रंग का दरवाजा है जिसको चेन से बंधा हुआ है वो, और अपने आप ही हवा में सस्पेंडेड है, जो देख के उसको लगता है कि वो कहीं एग्जिट तो नहीं है, मतलब वहां से बाहर निकलने का मेन रास्ता है। मगर बाकी सारे उसके दिमाग की हालत को लेके श्योर नहीं होते हैं कि उसको याद आता है कि उनके सामान में एक बोल्ट कटर है। तो वो लोग लैंस को हॉस्पिटल के थ्रू फॉलो करते हैं और दीवार के बदलते हुए पैटर्न्स को क्रॉस करते हुए जाते हैं जहाँ पे वो दरवाजा है। उन सबको वहाँ अंदर 27 घंटे हो चुके होते हैं फंसे हुए, तो वो लोग थोड़ा सा आराम करने का डिसाइड करते हैं उस दरवाजे के तरफ जाने से पहले। और रात में एक समय में हमको देख के लगता है कि एक कैमरा अपने आप ही बैग से निकल के हवा में उड़ रहा है और सबको सोते हुए फिल्म कर रहा है, मतलब कि वहाँ पे कोई स्पिरिट है जो उनको फिल्म कर रही होती है। ट्रेवर की नींद खुलती है पूरे सिचुएशन की वजह से और वो बाथरूम जाता है अपने लास्ट विल को रिकॉर्ड करते हुए कि तभी लैंस उसके पीछे भागता हुआ आता है, जो ट्रेवर को अपने डंडे से मारने लगता है और उसका गला दबाने लगता है और सॉरी बोलता है कि उसने ऐसा कहा है उसको करने के लिए। मतलब देख के लगता है कि लैंस डॉक्टर की जगह उसका काम कर रहा है, जो मेन स्पिरिट होता है उस हॉस्पिटल को जो चला रहा होता है वो। और थोड़ी देर में हमको उस सब के बारे में भी मालूम चलता है। बाकी सारे बाद में जब उठते हैं तो उनको ट्रेवर की बॉडी मिलती है और उनको रियलाइज होता है कि लैंस ने उसको मार डाला है और वो उनका सामान लेके वहां से चला गया है और बोल्ट कटर को भी अपने साथ ले गया है। थैंकफुली उनके पास अभी भी लैंस का मैप होता है, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उसका इस्तेमाल करके उसको फॉलो करेंगे और अपना बोल्ट कटर उससे वापस लेकर आएंगे और दरवाजे से, जिससे कि वो लोग बाहर निकल सकें, उसे खोलेंगे। तब तक लैंस उस लाल दरवाजे पे होता है जिसने चेन्स काट दिए होते हैं और उसके अंदर वो जाता है मगर कुछ भी नहीं होता। फ्रस्ट्रेट होके वो वापस कमरे में आता है जहाँ पूरी दीवारों पे कुछ लिखा हुआ होता है और वो वहाँ पे स्पिरिट्स पे चिल्लाता है, क्योंकि जो स्पिरिट्स ने लिखा हुआ होता है उसके बेसिस पे उस दरवाजे से बाहर निकल जाना चाहिए था उसको। स्पिरिट्स उसको दीवार पे लिख के जवाब देते हैं कि वो टेप्स लेकर आए और मूवी खत्म करे। बाकी सारे मैप को फॉलो करते हुए दरवाजे पे आते हैं, जो जेनिफर को लग रहा होता है कि आगे जाने का रास्ता है, मगर वो लोग सर्जिकल वार्ड में अपने आप को पाते हैं, जिसके बारे में लैंस ने उनको जाने को मना करते हुए वार्निंग दिया था और कहा था कि वो लोग जितना हो सके वहां जाना अवॉइड करें। मगर उनके पास और कोई ज्यादा चॉइस होता नहीं है और वो लोग अपना पूरा ध्यान रखते हुए अंदर जाते हैं, जहां उनको अजीब रिचुअल वाली चीजें मिलती हैं और एक ड्राइंग जो देख के लगता है कि किसी पोर्टल का बना हुआ है। गर्निक में लाइट्स ट्रिकल होते हैं और नर्स वाले स्पिरिट्स दिखाई देते हैं, जो एक आदमी को कमरे में लेकर आते हैं और बाकी सारे छिप जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर अंदर आता है और एक काफी लंबा सा रॉड उस आदमी के नाक में डालता है। उसके बाद उस डॉक्टर को एक बेबी को पकड़ाया जाता है और एक पेंटाग्राम सीलिंग पे बना हुआ होता है और डॉक्टर को रिचुअल पढ़ने लगता है, जिसके बाद वो बेबी का गला काट देता है और उसका खून वो उस आदमी पे गिरने देता है। इससे देख के थोड़ा और अच्छे से मालूम चलता है कि डॉक्टर और वहाँ के पावर्स के बारे में जो हॉस्पिटल में हैं, जो सारे बुरे सैटानिक रिचुअल हैं उसकी वजह से ही हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि एलेक्स और जेनिफर के लिए अब समय खत्म हो गया है, क्योंकि दोनों को देख लिया जाता है और वो दोनों वहां से अपने आप को बचाकर किसी तरह से भागते हैं और अलमारी में जाके छिप जाते हैं। तभी दीवार फिर से शिफ्ट होती है और वो लोग अपने आप को लाल दरवाजे वाले कमरे में पाते हैं, जहां लैंस कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता और उनको लगता है कि वो हो सकता है वहां से बाहर निकल गया हो, मगर लैंस अभी भी वहीं पर है, जो कोने में खड़ा होकर पागलों की तरह हंस रहा होता है और बोलता है कि ये काम ऐसे नहीं करता। सारे कैमरास अपने आप हवा में उड़ने लगते हैं और लैंस बोलता है कि अगर टेप मिल जाएगा उनको तो वो लोग घर जा सकते हैं और एलेक्स को बोलता है कि वो अपने फुटेज को दे दे, मगर वो ऐसा करने को मना कर देता है, कहते हुए कि ये उसकी फिल्म है। और लैंस उस पे भागता हुआ आता है और उसको जमीन पे गिरा के उसको पकड़ लेता है और गला दबाने लगता है और कहता है कि बिल्डिंग ने उसको चुना है। जेनिफर लैंस के पीछे से एकदम आती है और उसको सर पे उसी के डंडे से मारती है, बट इसके पहले कि वो लोग और लड़े, वहां पे बहुत जोर से हवा चलने लगती है, एकदम आंधी के तरह अचानक से चलती है और लाइटनिंग होती है और एक पोर्टल सामने दीवार पे जैसे बन जाता है। ये पोर्टल एकदम देख के वैसा ही लग रहा होता है जैसे हमने वहां पे ड्राइंग में देखा था। वो इंटेंसिटी में बढ़ता है और सारी चीजों को अपने तरफ खींचने लगता है, लैंस को भी, जो एक पिलर को पकड़ के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है।
वो स्पिरिट्स को बोल रहा होता है कि वो उसकी जान बख्श दे, क्योंकि उसने जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही सब किया, और उनको झूठा बोलने भी लगता है। जिसके बाद उसका पिलर पर से ग्रिप छूट जाता है और वो पोर्टल के अंदर सक इन हो जाता है, जिसके बाद वो पोर्टल अपने आप ही गायब हो जाता है। ऐसा लगता है कि हमेशा बदलने वाला जो दीवार है सारे बिल्डिंग्स में, वो इस पोर्टल की वजह से हो सकता है, जिसको वो डॉक्टर बनाता है, जो उसके एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हो सकता है, जिसमें उसका दोनों रेल्म को एक साथ जोड़ने वाला चीज था। इससे अब लगता है कि लैंस का एंड आ गया है और वो वॉइड में कहीं गायब हो जाता है, मगर टेक्निकली देखा जाए तो वो मारा नहीं गया है और हमको तो नहीं मालूम कि वो पोर्टल जाता कहाँ है। तो एक्चुअली में हो भी सकता है कि लैंस अभी भी जिंदा हो, शायद स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर। अब इतना सब होने के बाद जेनिफर बिल्कुल भी श्योर नहीं होती है कि आगे क्या करना है, मगर अब एलेक्स को फाइनली सब कुछ समझ में आने लगता है, जो आगे कहीं घूर रहा होता है और बार बार बोल रहा होता है कि उसको फिल्म खत्म करनी है। उसको रियलाइज होता है कि वहाँ के जो स्पिरिट्स हैं वो उसको रीच आउट क्यों कर रहे थे, जिससे कि वो और उसके दोस्त वहाँ आए, क्योंकि वो ऑडियंस चाहिए उन्हें। बेसिकली इसीलिए कि जितने ज्यादा लोग वहाँ आएंगे डॉक्टर को एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए उतने ही लोग मिलेंगे। और जो लैंस बोल रहा था कि उसके हिसाब से सिर्फ एक ही बाहर वापस जाएगा, क्योंकि एक ही बाहर जाना वापस अलाउड है। एलेक्स जेनिफर को बोलता है कि उसने फिल्म का अंत कैसे करना है वो उसने सोच लिया है, और बोलता है कि वो इस मूवी की स्टार है। जिसके बाद वो उसको बेरहमी से कैमरा से बार बार मार के उसका बेसिकली पूरा मुंह ही एकदम स्मैश कर देता है। उसके बाद एलेक्स कैमरा की तरफ आता है और स्पिरिट्स को बोलता है कि वो करेगा, वो खत्म करेगा उस मूवी को, और ये भी कि जैसा वो लोग चाहते हैं वैसे ही होगा और वहाँ पे और लोग भी आएंगे। उसके बाद वो सारे कैमरास इकट्ठा करता है और उस लाल दरवाजे की तरफ जाता है, और इस बार वहाँ पे जब वो दरवाज़ा खोलता है तो एक हॉलवे होता है और उसके दूसरे अंत में काफ़ी ज़्यादा तेज़ ब्राइट सी लाइट होती है, और वो वहाँ पे चल के बाहर आ जाता है एक डेजर्ट जैसी जगह पे। उसको पीछे वो दरवाज़ा कोलैप्स होते हुए दिखता है और वो उसको वहाँ अकेला छोड़ दिया जाता है, मगर अब वो एटलीस्ट फाइनली हॉस्पिटल से तो बाहर है। अब उसने जैसा प्रॉमिस करा था वैसा ही उसको करना होगा और फिल्म को ख़त्म भी करना पड़ेगा। देख के लगता है कि स्पिरिट्स ने उसकी मदद करी है और उसको वहाँ पे छोड़ दिया है, एक्चुअली में बेसिकली लॉस एंजलिस में, जहाँ पे जेरी रहता है। हमें वो दोनों साथ में दिखाए जाते हैं जब ग्रेव इनकाउंटर्स 2 का रिलीज होने वाला होता है। जेरी एकदम क्लियर होता है इस बात को लेके कि सब कुछ फेक है और इसमें जो भी दिखाया है वो असल में नहीं हुआ है, मगर हमको तो सच्चाई मालूम है पहले से ही, और इसको ऐसा बनाया गया है कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाया जा सके, जिससे कि और लोग वहां हॉस्पिटल में जाएं। एलेक्स बोलता है कि ये सब सच्चाई नहीं है और उस बिल्डिंग को ढूंढने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं, जिससे कि और क्यूरियस लोग वहाँ पे जाने में इंटरेस्ट दिखाएं। और अंत में देखा जाए तो एलेक्स ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया होता है। देखा जाए तो वो सक्सेसफुल डायरेक्टर बन गया है, बट ऐसा करने के लिए उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, बस अपने क्रश को जान से मारना पड़ा और वहाँ की जो ट्रेजिक फुटेज है उसको अपने साथ रिकॉर्ड करके लाना पड़ा, क्योंकि कुछ भूतों ने उसको ऐसा करने को बोला था। एनीवेज, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।